ये बंद नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आप मालूम है कि डेली आप मॉर्निंग आपसे मिलते हैं 6 बजे, जहां हम बात करते हैं पीआईबी के बारे में, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में। और सांसद टीवी के जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, ये भी हम आर्टिकल्स के फॉर्म में लाते हैं। और ये पीआईबी क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके यूपीएससी की डिमांड ही होती है कि करंट अफेयर्स आपसे एक ऑथेंटिक सोर्स से, जहां से आपसे पूछा जाता है, ये ऑथेंटिक सोर्स आपके पीआईबी है ना। जो बहुत सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द पीआईबी एक है, जो कि सबसे बड़ा एक सोर्स है आपके एग्जाम्स के रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। प्लस ये भी है कि इसमें जो भी डिस्कशन होते हैं सांसद टीवी में, तो इस डिस्कशन डिबेट को भी हम लेके आते हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में, और कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हम बात करते हैं हमारे इस सेशन में, है ना। बिल्कुल ये 50 मिनट के आसपास का सेशन होता है, लेकिन इस 50 मिनट में आपको इनफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो भी यूपीएससी के एग्जाम रिलेवेंट। ऐसा नहीं कि मतलब मसालेदार खबर सुनाई जा रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला आर्टिकल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे अपने अपने जगह से, है ना। आज का सबसे पहला आर्टिकल है आपका भारतीय फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के बारे में। एक प्रोग्राम है ना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले ये देख लेते हैं ना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026, बहुत दूर है ना, तक, या अगली समीक्षा तक भारतीय जूते और चमड़ा विकास कार्यक्रम है, IFLDP, ये जो योजना है, ठीक है, ये जो योजना है, इसको जारी रखने की मंजूरी दे दी है। आपसे ये तो कॉन्टेक्स्ट रहा, ले आपसे क्वेश्चन कहां से बनेगा ये तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। आपसे जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर IFLDP, ये वाला जो टर्म है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, खासकर प्रोग्राम्स हो गया, है ना, और या फिर कुछ योजना हो गया, या कुछ स्कीम्स हो जाते हैं, तो ये ऐसी योजना स्कीम्स अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव से आपका पेपर 2 का एक टॉपिक है सिलेबस में, उसमें कवर हो जाएंगे। इवन कि अगर इकोनॉमिक्स का कुछ टर्म रहा तो आपके इकोनॉमिक्स में भी कवर होगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही में कवर होगा, दोनों में कवर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमिक्स का है या नहीं है, बाकी टॉपिक से लिंक होता है कि नहीं होता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है, बेसिकली क्या कहता है। देखिए, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, कुछ हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ये जो आपका अभी रिसेंटली 2021 से लेकर 26 तक, यानी 26 बोल सकते हैं कि अभी ये एक्सटेंड किया गया है, 26 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लेदर सेक्टर। जो भी चमड़ा उद्योग की हम बात करते हैं, चमड़ा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, इसके डेवलपमेंट, इसके विकास के लिए ये बूस्टअप करेगा, ठीक है। पहली बात, यानी कि किसके लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, उसके डेवलपमेंट, उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, यानी कि रोजगार इसमें कहीं ना कहीं क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है अभी इस टाइम में देखा जाए, एक इंडिया क्योंकि एक हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एक बोल सकते कंट्री है चाइना के बाद में, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का इशू ये पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड की हम बात करें ना, पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा इशू इंडिया में होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन जितना उतना ही हो रहा है ना, इसके लिए। और इस पे फोकस किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, स्पेशली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की डिमांड की जा रही है। प्लस इसमें ये भी बोला जा रहा है कि स्किल यानी कौशल के लिए, एजुकेशन के लिए जो स्पेसिफिक जो सेक्टर है, यानी कि जो लेदर क्लस्टर्स है, ये क्रिएट की जाएंगे, यानी कि लेदर के फील्ड में किस तरीके से यहाँ पर और भी स्किल को डेवलप करके और एजुकेशन प्रोवाइड करके, थोड़ा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको किस तरीके से यहाँ पर जो सेक्टर को स्पेसिफिक तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फाइनेंशियल आउटले, आप बोल सकते हैं कि इसके लिए कितने खर्च हुए, तो 1700 करोड़, 1700 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये तो हम बात कर लिया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में, इस स्कीम के बारे में, है ना। आपको इस स्कीम के बारे में इतना ही जानना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। और जो भी आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा अपने ऊपर और कंटेंट के ऊपर मेरे ऊपर बाद में करना, ठीक है। ये आप ट्रस्ट करके आप इस चीज को रिवाइज कीजिए। आपके यूपीएससी की प्रीलिम्स पे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मेरी गारंटी को आप नहीं छोड़ेंगे,
अगर आप इसको रिवाइज कर लेते तो, क्योंकि पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रिवाइज करना, उसको रिकॉल करना एग्जाम के टाइम में, ऑन द स्पॉट एग्जाम में जब क्वेश्चन देखते हैं तो उसको रिकॉल कैसे करते हैं, कितनी आसानी से करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। सब कुछ पढ़ने से हो जाता है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पर जो टाइम नहीं दे रहे, यहाँ पर जो भी लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये अपनी कीमती टाइम इस क्लास के लिए दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा आपके पड़ोसी से, यानी आपके कॉम्पिटिटर से कुछ हटके करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि बेसिकली ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है। देखिए, स्पेशल जो आपका पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस यानी कि SPV, ये बनाया जाएगा किसके लिए, तो यहाँ पर कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, इनकी एक बॉडी, एक ग्रुप ही होता है जो कि कहीं ना कहीं उस सेक्टर के लिए, उस क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंस एट 80% ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखिए क्या होता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर ये लेदर क्लस्टर, चमड़ा के जो क्लस्टर है, क्लस्टर की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये बनते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो वहां पर 80% का जो इंसेंटिव है, 80% का असिस्टेंस जो है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी आपको। अच्छी बात है। इसके बाद में 500 करोड़ जो है ना फाइनेंशियल आउटले की बात की जा रही है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है इसके बारे में, और मेरे ख्याल से इस आर्टिकल में जो कंटेंट होने चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये इसके लिए इनफ है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला आर्टिकल हम बात करते हैं जल संसार, यानी कि आपका वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड, सॉरी, वाटर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग, अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, एक खगोल वेदों की बोल सकते हैं, इसके एक ग्रुप, टीम बोल सकते हैं, वो टीम जो है ना, हैव फाउंड वाटर वर्ल्ड्स, इन्होंने वाटर वर्ल्ड्स को इन्होंने कहीं पाया, कहां पर बात करेंगे, ठीक है। टू एक्सोप्लैनेट्स, कहां पर, टू एक्सोप्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स क्या होता है ये बात करेंगे। ऑर्बिटिंग अ रेड ड्वार्फ स्टार, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला टर्म ये है कि एक्सोप्लैनेट, है ना, और दूसरा टर्म ये है कि रेड डॉफ स्टार। देखिए, अगर हम ये बोले कि अर्थ जो है ना, अर्थ एक स्टार के चारों तरफ मूवमेंट रोटेट कर रही है, तो क्या ये सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सन भी एक स्टार है। तो यहाँ पर ये जो एक्सो प्लैनेट्स है, ये एक्सो प्लैनेट्स यानी कि आप बोल सकते हैं इसको एक्सो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये एक स्टार है, ठीक है। इस स्टार यानी कि रेड डॉफ स्टार, रेड, ये बात करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। ये रेड डॉर्फ स्टार है, इसके चारों तरफ मूवमेंट कौन कर रहा है? एक्सो प्लैनेट। और यहाँ पर इस एक्सो प्लैनेट में, टू एक्सो प्लैनेट्स की बात कर रही है, तो यहाँ पर वाटर कंटेंट पाया गया है। वैसे तो हम लोग मून में भी देख चुके हैं ना बहुत सारा, लेकिन ये एक्सो प्लैनेट में वाटर कंटेंट होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे किसने किया है? नासा ने किया है, हमने ये नहीं खोजा है, ठीक है, ये नासा ने किया है ना। तो ये बेसिकली नासा ने इसको ढूंढा है कि दो एक्सो प्लैनेट जो हम बात करेंगे अभी कौन कौन से, यहाँ पर वाटर कंटेंट है। पहले ये समझते हैं कि रेड डॉर्फ स्टार जो है ना, ये क्या होता है। आई होप कि आपको बताए भी होंगे, एक आपका आर्टिकल था, आई होप कि एक आपका आर्टिकल था, कौन सा था, ब्लैक होल के बारे में एक आर्टिकल आपको डिस्कस किए थे, बहुत कुछ दिन पहले की बात है। तो ब्लैक होल के टाइम में आपसे हम डिस्कस किए थे कि जब रेड रेड जायंट स्टार होता है, व्हाइट डॉर्फ स्टार भी होता है। देखिए यहाँ पर उतना छोटी रेड जायंट स्टार, ठीक है, सबके बोल सकते हैं कलर और उनके साइज में डिफरेंस होता है। देखिए, हमने ये पहले ही पढ़ा कि व्हाइट, व्हाइट कहाँ गया, व्हाइट ही है, व्हाइट डॉर्फ स्टार, रेड जायंट स्टार, ये सब जो राइट रेड डॉर्फ स्टार, ये जो स्टार है ना, ये आकार में छोटे होते हैं, सन के कंपैरिजन में ये छोटे होते हैं। और जब सन के कंपैरिजन में कोई स्टार छोटा होता है, जब ये डेथ होता है, जब उस स्टार की मृत्यु होती है, तो वो रेड जायंट स्टार, रेड डॉर्फ, सॉरी, रेड डॉर्फ स्टार या व्हाइट डॉर्फ स्टार में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो स्टार जिनकी साइज सन के कंपैरिजन में 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स क्यों बोल रहे हैं, 1.4 टाइम्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1.4 टाइम्स ये एक लिमिट है। कौन सी लिमिट है? ये चंद्रशेखर लिमिट है। और ये लिमिट बेसिकली डिसाइड किया गया कि इस लिमिट से ऊपर, इस लिमिट से ऊपर कोई भी स्टार अगर इनकी डेथ होती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नहीं वो ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है। ये पहले भी हम बोल चुके हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आप जितने स्टार यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या है, ब्लैक होल स्टार भी है, ब्लैक होल स्टार यहाँ पर नहीं है,
तो इतने सारे ये वेरिएशन होते हैं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये रेड डॉर्फ स्टार, ये रेड डॉर्फ स्टार। तो रेड डॉर्फ स्टार के बारे में ये बोला गया यहाँ पर कि इसके चारों तरफ एक दो एक्सो प्लैनेट्स। अब एक्सो प्लैनेट्स क्या होता है, एक्सो यानी कि ये प्लैनेट्स, ये जो ग्रह है, ऐसे ग्रह जो कि ऑर्बिट से कहीं के बाहर ही रहते हैं। एक्सो यानी कि बाहर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण खासकर सन के जहां तक ये काम कर रहा है उसके बाहर की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए रेड डॉर्फ स्टार का जो गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है, जो इसकी जो लिमिटेशंस है, डिस्टेंस है, वो ये है, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सो प्लैनेट है, ये आपका इससे डिस्टेंस में, एक्सो बाहर, ठीक है। तो दो ऐसे प्लैनेट है जिसका नाम सुन लीजिए, जिसका नाम जो है ना, इसका नाम आपका यहाँ का केपलर 138c और 138d, ये एक्सो प्लैनेट का नाम है, ठीक है। 138c 138d, ये एक्सो प्लैनेट का ये नाम हो गया। अब दूसरी बात ये, यही एक्सो प्लैनेट है जहां पर वाटर वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है, वाटर कंटेंट के बारे में बात की जा रही है। नासा ने ये ढूंढ के निकाला है ना। आपको मालूम होगा कि एक नासा का एक मिशन था, हमें याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो वो मिशन हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन नासा के अकॉर्डिंग सैटेलाइट की हम बात करें, रिकॉल आ गया तो हम आगे बात करेंगे इसको लेकर। तो नासा के अकॉर्डिंग ये आपका ढूंढा गया है। अभी इंडिया इसमें हाथ, अभी इसमें इंडिया का कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सो प्लैनेट है, इसकी जो दूरी की हम बात करें, तो एक्सो प्लैनेट जहां पर वाटर कंटेंट दिखा गया ये 138c 138d, तो इसकी डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से 218 प्रकाश वर्ष दूर है, 218 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसी एक्सो प्लैनेट की बात करें तो घनत्व के बारे में या फिर डेंसिटी के बारे में, तो पृथ्वी से कम है। जब पृथ्वी से कम है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास हो गया बाय बटे आयतन हो गया। तो ये आपका पृथ्वी से कम है। पहली बात, जो भी फैक्ट्स यहाँ लिखे हैं, ये फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वही फैक्ट्स लिखे हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उटपटांग फैक्ट्स लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए उसके बाद बोला गया पृथ्वी से अधिक विशाल साइज में ये जो एक्सो प्लैनेट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आसान क्वेश्चन क्या बनेगा, सुन लीजिए। एक आसान क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में 130 केपलर 138c 138d सुर्खियों में थे, खबरों में थे। ये क्या है, अब चार स्टेटमेंट ये होगा कि ये समथिंग कुछ एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो नहीं है ना, ये आपके एक्सोप्लैनेट है। ये एक ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या सॉरी सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट चक्कर काटती है, ये भी गलत होगा। ये रेड डॉर्फ स्टार के चारों तरफ चक्कर काट रही है, वो भी एक्सो है, एक्सो प्लैनेट है। ये मतलब उस ग्रह के एक्सो में क्या क्या होता है कि उस स्टार के या उस सन ही बोलेंगे, ठीक है, सन ही स्ट्राइक ही हुआ, उसके ऑर्बिट के बाहर में है, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर में, एक्सो प्लैनेट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, पृथ्वी से अधिक विशाल यानी पृथ्वी से साइज में बड़ा, डेंसिटी पृथ्वी से कम है। ध्यान रहे, पृथ्वी से डेंसिटी कम है लेकिन पृथ्वी से अधिक विशाल, साइज बड़ा, लेकिन बर्फ के दिग्गज यानी कि आइस जाइंट इशू बोलते हैं, यानी बस बर्फ के बहुत बड़े एक विशाल मतलब पर्वत की तरह बोल सकते हैं, यूरेनस और नेपच्यून से हल्के। देखिए विशाल तो है लेकिन यूरेनस और नेपच्यून से हल्के, वेट में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है जो कि हम यहाँ बोल रहे हैं। दोनों का आयतन पृथ्वी से, ये आयतन क्या होता है, साइज ही होता है, ठीक है, साइज होता है। और ये आपका हो गया मास हो गया, ठीक है, मास। ये आपका आयतन पृथ्वी से 3 गुना और द्रव्यमान 2 गुना इसका बड़ा होता है। ये एक एक ये जितना पॉइंट लिखे ना इसके बारे में, अगर क्वेश्चन आता है केपलर 138c 138d, तो आपसे इसके बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। कोई स्टेटमेंट दे भी देता है सपोज कीजिए, तो आपके पास इनफ पॉइंट होगा कि आप वहां से स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके कुछ करके आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में इतना ही है, आगे चले, आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये आपका देखिए बोल सकते हैं वैकेशन के बारे में, यानी कि कोर्ट के अवकाश के बारे में। और ये वैकेशन, जो वैकेशन है कोर्ट का वैकेशन, ये बेसिकली अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज में है। क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये अभी कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में वार्षिक शीतकालीन अवकाश के दौरान अवकाश पीठ नहीं होगी।
पूरी कहानी को समझेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो इतना ही है, लेकिन पूरी कहानी समझेंगे कि वैकेशन किस तरीके से होता है, खासकर हमारे जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे ट्रायल कोर्ट हो, अवकाश या छुट्टियां कैसी होती हैं। आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि यार आईएएस नहीं करेंगे, अब हम सोच रहे हैं कि लॉ की तैयारी कर लेते हैं, जज या वकील तो कुछ बन जाएंगे छुट्टी देख के। देखिए ध्यान से, अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो छुट्टी की जो बोल सकते हैं प्रक्रिया है ना, प्रथा बोल सकते हैं, ये अभी से स्टार्ट नहीं होता, ये आपका स्टार्ट बोल सकते हैं कॉलोनियल पीरियड से होता है, ब्रिटिश एरा के टाइम से होता है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे ना, तो उस टाइम में, अब क्योंकि समर के टाइम में गर्मी हो जाता है इंडिया में, है ना? तो उस वक्त वो लोग सोचते थे कि जुडिशरी की बात करें ओनली, ठीक है, नॉट पार्लियामेंट, तो क्यों ना छुट्टी बनाई जाए। तो एक छुट्टी रख दिया गया इसमें समर के लिए, गर्मियों के लिए, है ना, और दूसरी छुट्टी आपका विंटर के लिए। लेकिन आप उन्होंने विंटर क्यों, ठंड के लिए नहीं, ठंड के लिए नहीं, विंटर में क्रिसमस के लिए उन्होंने छुट्टी इसलिए स्टार्ट किया कि विंटर में क्रिसमस के लिए, समर में गर्मियों के लिए। और ये जो पूरा जो मतलब ये जो सिस्टम है ना, आज तक इसको फॉलो की जा रही है, आज तक। तो यहाँ पर जो नंबर आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये औपनिवेशिक प्रथाओं से बोल सकते लिंक है। पहली बात 193, 210 और 245, ये क्या है सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो वर्किंग डेज है, जो काम करने के दिन है, ध्यान सुनेंगे, वर्किंग जो डेज है, यानी कि काम करने के वर्किंग डेज, यानी काम के दिन जो है ना, ये आपके 193 डेज है। 365 डेज में से आपके 193 डेज है। हाई कोर्ट की बात करें तो 210 है। अगर हम ट्रायल कोर्ट की बात करें, मतलब और भी नीचे कोर्ट की, तो 245 है। तो जो सबसे नीचे है उन्हें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, मतलब इससे एक तो सीख तो मिल रहा है ना। लेकिन तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने के सीजीआई ने साफ साफ कहा कि जो छुट्टी अभी में विंटर में मिलना चाहिए था और जो लोग लेने के लिए तैयार थे, और लंबी लंबी छुट्टी होती है इनकी, ऐसा नहीं कि मतलब कि 10 दिन 15 दिन, इनकी छुट्टी 2 महीने 3 महीने होती है, 2-3 महीने, जब तक ठंड चल रही है पूरे ठंड में छुट्टी। तो क्या मतलब इसका कि सुप्रीम कोर्ट क्या उस टाइम में फंक्शन नहीं करती है? फंक्शन करती है, टेक्निकली फंक्शन तो करती है, ठीक है। और कुछ भी अगर बेंच रहता है तो बेंच के लिए रिगार्डिंग भी चीजें, मतलब जजमेंट भी आती है। लेकिन ये वैकेशन ऐसे होता है ना कि जैसे बहुत सारे जजेस है, जैसे 34 जजेस है ना, बाकी लॉयर भी तो होंगे ना, वकील वगैरह भी तो होंगे ना। तो अगर सीजीआई को ये लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ केस है या कुछ बिल करवाना है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो वहां पर कुछ बेंच बन सकते हैं, बात करेंगे उसके उस पर लेकर। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर छुट्टी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, चलो भाई घर चलो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ना 2 लंबी छुट्टी होती है, 2 लंबी छुट्टी, यानी कि समर और विंटर बोल चुके हैं। वैकेशन एक होता है बेंच। वैकेशन बेंच क्या होता है? जब छुट्टी के टाइम में जो बेंच तैयार की जाती है, आइए बेंच के बारे में क्वेश्चन कैसे बनते सुन लीजिए। देखिए बेंच के बारे में एक तो आपको मालूम होगा कि एक तो होता है सामान्य, एक होता है सिंपल ऑर्डिनरी वाला बेंच, जो कि आप कम से कम 2 जजेस तो होने चाहिए, है ना। एक ना एक नया पॉइंट होता है डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच और डिवीजन कोर्ट, आई होप कि नीचे कहीं होगा, नीचे कहीं हो तो देख ले, बात कर लेंगे। डिवीजन बेंच और डिवीजन कोर्ट, ये क्या हुआ? आई होप के नाम सुने हो, डिवीजन बेंच क्या होता है, डिवीजन कोर्ट क्या होता है। तो डिवीजन जब बेंच हम जब बोलते हैं, ध्यान सुनेंगे, डिवीजन जब बेंच बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना। डिवीजन जब कोर्ट बोलते हैं तो हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। तो डिवीजन जब बेंच बोलते हैं ना, मतलब ये हुआ कि वहां पर एक से ऐसे ऐसा बेंच बोल सकते हैं जहां पर एटलीस्ट 2 जजेस हो, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा जजेस हो। तो वैकेशन बेंच में एक अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पर एक वन जज का भी बेंच बन सकता है, ये एक खास बात है। ये ट्रिकी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में कभी घुमा फिरा के पूछ लेंगे, लेकिन आपको फोकस करना समझने में। जैसे भी पूछे एग्जाम में, नो मैटर, आप कहानी पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप चीजों को डील कर लेते हैं। रटते रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है रटने में, इसलिए समझिए, क्योंकि यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स क्वेश्चन देखने के बाद ना, आई होप कि आप सभी ने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको लग गया होगा कि सारा खेल कॉमन सेंस का है, सारा खेल आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। आप जितना पढ़े, लेकिन आप एग्जाम के टाइम में ऑन द स्पॉट आप कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ये आपका डिपेंड करता है कॉमन सेंस, रिकॉलिंग पावर, किस तरीके से अपना जो रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग जो इसको अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वन जज भी हो सकता है, तो क्या दो नहीं होंगे? वन होगा तो 2 तो होंगे ही, ठीक है, इससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वैकेशन के लिए 1 जज इसमें हो सकते हैं बेंच, पहली बात। बाकी डिवीजन बेंच बेंच की बात करते हैं, यानी उसमें 2 से ऊपर जज। डिवीजन कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें हाई कोर्ट में 2 से ऊपर जज, 2 या 2 से ऊपर जज,
ठीक है। तो ये और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, संवैधानिक जो बेंच होता है, तो उसमें एटलीस्ट 5 जजेस चाहिए, 5 जजेस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर मान के चलिए कि सब लोग छुट्टी में चले गए, तो क्या कुछ हो नहीं सकता है? कोई भी गंभीर या कोई भी ऐसे अर्जेंट, कोई भी अर्जेंट मैटर रहा, तो उस अर्जेंट मैटर में, चाहे अर्जेंट मैटर आपका बेल का हो, एविक्शन का हो, जो बोल सकते हैं इसको हम बेदखली, एनजेएसी का मामला आपको याद दिलाते हैं, जब एनजेएसी को लेकर 2014-15 की बात कर रहे हैं, जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जब सरकार इसको एज ए बिल लेके आई थी, है ना, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, नियुक्ति जो है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शित मैनर पर की जा सके। तो यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये हमारे आर्टिकल 50, जो कि आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके अगेंस्ट में है। और हमारे पास में 3 पिलर होते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और तीनों के बीच में पावर का सेपरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डायल्यूशन ये है कि हमारे यहाँ पर ठीक है, इंडिया में, यहाँ पर लेजिस्लेटिव के अंडर में आपके एग्जीक्यूटिव है, विधायिका के अंडर में आपके कार्यपालिका है। ठीक है, तो यहाँ सेपरेशन नहीं है, लेकिन सेपरेशन कहाँ पर है, तो आपके एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और आपके जुडिशरी के बीच में सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन है, जैसे कि यूएसए में है। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, यहाँ पर एनजेएसी को लेकर, यहाँ पर अब एनजेएसी जो ना, वो समर में आया था, गर्मी का टाइम था, ठीक है। तो गर्मी के टाइम में अब सब लोग जज छुट्टी में थे, सरकार ने मौके को देखते हुए ये बिल ला के लोकसभा में से पास करके, राज्यसभा से पास करके आगे जब कंसेंट के लिए भेजा गया, तो साफ ये मतलब एक्ट बन चुका था, ये पूरा एक्ट बन चुका था। संविधान में संशोधन हुआ 99 और 99 का संवैधानिक संशोधन, तो उसी के तहत लाया गया था। और फाइनली इसे हम लोग कभी बोलते हैं फोर्थ जजेस केस भी है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, है ना, आपने सुना होगा, ठीक है, एसपी गुप्ता। तो ये आपका फोर्थ जजेस केस भी कहलाता है। इसको लेकर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कि इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि ये हमारे जो पावर ऑफ सेपरेशन इसके खिलाफ में है। तो ये कब हुआ था, ये वैकेशन का टाइम ही हुआ था, आनंद फानंद में जल्दी से बेंच बनाया गया, मतलब ये इसके खिलाफ में। इसके बाद और एक है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक जब ये पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये चेक गया था इसकी याचिका, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ कह दिया कि ठीक है, ये सही है ना। इद्दत तक थोड़ी सी ये बोला गया कि ठीक है, आप मतलब जो इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक जो परफॉर्म करते हैं, ये इंस्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं 3, यानी जो इद्दत तक टाइम होता है, 3 महीने तक इसे टाइम होता है, तो उस टाइम तक आपको एक टाइम मिलता है। तो इसको लेकर भी गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट बात कही थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट इसको वैकेंसी के टाइम में इसको सुनवाई की थी, ट्रिपल तलाक, इसलिए शॉर्ट में टीटी लिखे यहाँ पर। आई होप आप सोच रहे हैं सर ये क्या लिखे हैं शॉर्ट में टीटी, ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हैं। जजेस सिटिंग की बात करें तो यहाँ पर वही चीजें, सिंगल कैन अपॉइंट, एक सिंगल अकेला भी बैठ सकता है, ठीक है। डिवीजन कोर्ट भी हम बोल चुके हैं, डिवीजन कोर्ट और डिवीजन बेंच। डिवीजन कोर्ट यानी कि आपका हाई कोर्ट में इन 2 से अधिक जजेस, डिवीजन बेंच का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में 2 से अधिक जजेस का जो बेंच बनता है। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर कहाँ लिखा गया, यस यहाँ पर मलीमत कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 2000 में बनाया गया था। मलीमत कमेटी, आप इसको लिख लीजिए, मलीमत कमेटी का यूज कहाँ कहाँ होगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, तो इस कमेटी के नाम कंपलसरी का लिखना ही लिखना है। जो भी यूपीएससी मेंस की तैयारी कर, मेंस लेवल की जो सोच रखता है, सोच बोल रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसे नामों को लिख लेता है, उससे मालूम है कि कहीं ना कहीं में प्रीलिम्स के बाद मेंस तो पहुंचना ही है। यहाँ से बहुत सारे लोग प्रीलिम्स मेंस पहुंच जाते हैं, लेकिन ना मेंस पहुंचने के बाद में उसे पता ही नहीं चलता है कि सर हमें तो लिखना आता है। एक फुल एटीट्यूड में होना कि मेरे पास तो मेंस के लिए कंटेंट है, हमें तो आता है लिखने के लिए, हिंदी से ही लिखना है, क्या टेंशन वाली बात है। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि पूरे 10 लाख जो पेपर, जो लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और प्रीलिम्स फिर मेंस के लिए कितने, मैक्सिमम 15,000 लोग सेलेक्ट होते हैं लिखने के लिए मेंस, और उसमें से 2 से 2,500 के आसपास में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, यानी 2 से 2,500 जिनका मेंस सही से निकल जाता है। तो क्या वो लोग लिखे नहीं थे? वो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिखे नहीं थे? वो लोग भी लिखे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लिखना क्या है। उन्हें थोड़ा इतना आइडिया नहीं था कि वो लोग मतलब जो लिख रहे हैं, लिखना क्या है, क्वेश्चन डिमांड क्या है। यही चीज का अंतर होता है, यही डिफरेंस होता है। पढ़ना और इसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों बोलते दो नदी के 2 छोर हैं। तो यहाँ जैसे आप ही पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच आपको बोलते भी है कि लिखने के लिए आपको कैसा, आपको अप्रोच रखना चाहिए।
बाकी ये वन डे प्रोसेस नहीं है, आपको ये ओवर द टाइम इसको डेवलप करते रहना होगा कि लिखने के लिए क्या किस तरीके से लिखे, कितना अच्छा लिखे, कितना कनेक्ट कर लिखे कि आपको अच्छा एक मार्क्स मिल सके। फिलहाल तो हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं लक्ष्य बैच के अकॉर्डिंग कि प्रीलिम्स पर फोकस किया जाए, लेकिन कभी के बीच में मेंस की जो बोल सकते हैं कि पटाखे फोड़ देते हैं, आप ही के लिए काम आता है ना। चलिए, अब यहाँ पर मलीमत कमेटी या समिति बोल सकते हैं, 2000 में आया था। इन्होंने कहा था क्रिमिनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, कुछ सुझाव दिए। उन्होंने ये कहा कि आप जो छुट्टी बना रहे हैं ना 193 डेज, इसको थोड़ा बढ़ाओ। सॉरी, ये वर्किंग डेज है इनका, काम करने के दिन है, काम करने के दिन को आप बढ़ाओ और इसको आप कर दो 206। सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला गया 206। हाई कोर्ट के लिए जो 210 था उसको बोला गया कि आप यार 21 बढ़ा लो, तो 231 बोला गया। और 245 जो इनका था, इनका वही बोला गया क्योंकि इनका सही है वैसे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्किंग डेज है, काम करने के जो दिन है, उसको बढ़ा दिया गया। बढ़ाया नहीं, रिकमेंडेशन दिया गया, माना ही नहीं गया अभी तक, माना ही नहीं गया। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसा नहीं कि मलीमत समिति की कमेटी ने ही सब कुछ बोला। 200 जो 30 230 जो आपका भारत का विधि आयोग यानी कि लॉ, एक रिपोर्ट आया था 230वां रिपोर्ट लॉ कमीशन का। तो इस जो कि 2009 में आया था, इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बोला गया कि जो वर्किंग डेज है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरे दिन में भर में जो काम कर रही है, सपोज कीजिए कि वो 10 घंटे काम कर रही है या 8 घंटे काम कर रही है, तो उसको आधा घंटा एक्सटेंड कर दो। और ये बात माना गया, ये बात लेकिन माना गया। 230वां का जो रिपोर्ट आया था, 230 रिपोर्ट, उसमें बोला गया कि हाफ एन आवर, ठीक है, जो वर्किंग डेज है, पूरे दिन का वर्किंग डेज, ठीक है, उसको आधे घंटे बढ़ा दो। ऐसे जब बढ़ेगा ना, तो हर एक जो 193 डेज का है, तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्स मान के चलिए कि आपका 100 घंटे बढ़ जाएंगे, अप्रोक्स बोले, ठीक है, तो अप्रोक्स 100 घंटे बढ़ जाएंगे। इन्होंने ये कहा, तो ये तो मान लिया गया था वैसे, ठीक है। लेकिन आ, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने खासकर 2014 में साफ साफ ये कह दिया कि जो 10 वीक से 7 वीक, यानी 10 से 7 वीक, ये पता क्या है, ये बेसिकली आपका है छुट्टी। अभी क्या होता है ना कि जो जजेस होते हैं ना, वो छुट्टी लंबा लेते हैं। वो तो पहले था 10 हफ्ते का, 10 हफ्ते कितना हो गया खुद सोचिए। तो एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, है ना, तो 2 में हो गया आपका 8, 2.5 मंथ है ना। तो 2.5 मंथ की छुट्टी ले लेते थे पहले, तुरंत, कोई बिना नो ऑब्जेक्शन। अब ये संविधान में लिखा हुआ थोड़ी है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि छुट्टी लेना नहीं लेना, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं, ये जजेस के अपने जो प्रोसीजर है, रूल्स रेगुलेशन, उसमें लिखी हुई बातें हैं। अब यहाँ पर 10 से 7 वीक तक इसको किया गया सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद, यानी कि आप अप्रोक्स, ठीक है, 2 महीने पूरे नहीं, 1 वीक घटा दो, तो अप्रोक्स 2 मंथ तक आप छुट्टी ले सकते हैं। कंटिन्यूअस हम बात करें, कॉन्टिन्यूअस, एक तो था बीच में ब्रेक करके, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस छुट्टी। एक चीज खुद बताइए कि पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर फैमिली कोर्ट, सर्किट कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, टोटल को मिला दिया जाए तो 5 करोड़ से ऊपर पेंडिंग केसेस हैं। क्या ये सही है छुट्टी लेना? अब पेंडिंग के उसमें भी डी वाई चंद्रचूड़ आने के बाद में, मतलब अभी कुछ ही दिन में, 1 वीक के अंदर अंदर 6 या समथिंग कुछ केसेस सॉल्व कर लिए गए, जो पेंडिंग केसेस थे। उसके बाद देखा कि इसी वीक में जो 6,000 जो केसेस सॉल्व किए गए, उसमें 5,000 जो केसेस ना फिर से नए आ गए। तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पेंडिंग केसेस जितने हैं, डेली बेसिस पे कितना केसेस आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए खासकर, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको यहाँ जाने से पहले क्वेश्चन एक है वैसे, हम आ रहे क्वेश्चन में कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर ये कुछ इस तरीके से चल रहा है वेकेशन, तो क्या इसके इम्पैक्ट होंगे? इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे पास में जस्टिस डिले के बारे में बोलते हैं, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। आपको देरी से जस्टिस मिल रहा है, यानी कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है ना। तो ये वाला जो एक मंत्राज है, स्लोगन है, ये आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि पेंडिंग केसेस है, सो जजेस अपने छुट्टी मनाते रहेंगे। तो ये भी कहीं कहीं सही नहीं है हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है, ये तभी अच्छे से और भी काम करता है जब कहीं ना कहीं जो पीपल्स है, उनको जस्टिस टाइम से मिल जाता है। और पेंडिंग केसेस के बारे में तो अभी तुम ना बोली वही सही है, ठीक है, नहीं तो फिर भावुक हो जाएंगे फिर। तो जो भी पब्लिक है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कम से कम जजेस की जो संख्या, जजेस और पॉपुलेशन का जो रेशियो है, जो होना चाहिए, इससे भी बहुत कम है।
मतलब आप टेंशन, जो भी आप चैलेंजेस देखते हैं मतलब जजेस के पास में, इवन कि इनके लिए अभी फिर से एक बिल लाया गया था एनजेसी की तरह, खासकर कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ा बदलाव के लिए। अभी फिर लटके गए हैं, ठीक है, ये पास तो हो जाएगा लेकिन फिर ये लट जाएगा। चलो उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं, आंतरिक बातें, जैसे कि डीवाई चंद्रचूड़ अभी है सीजेआई, तो हो सकता है कि ये कुछ काम बात बन जाए, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ वही है जो कि राम मंदिर का जो मामला था, जो आपका और बाकी कौन सा एक बहुत सारे केसेस थे जो कि कहीं ना कहीं उसमें वो उस बेंच में रह चुके हैं। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में डीवाई चंद्रचूड़ का जो ख्यालात बोल सकते हैं, यानी कि जो थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, कहीं ना कहीं ये लगता है काम करने वाला है, नहीं एक लगता है ना काम करना है हमें, और वो दिखता भी है और वो दिख भी रहा है ना। तो हो सकता है कि आगे जो चीज हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आ सकता है ना? मतलब 2024 तक में ये चीजें आ जाएगी, इवन कि 2023 तक में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। ये तो मतलब जैसा हमें लग रहा है, ठीक है, जैसा सरकार की जो एक्टिविटीज है, अगर ये आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ चर्चा और बढ़ जाएगी, और भी हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर, अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है तो हम हिंदी भी दे सकते हैं। चलिए, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप इंग्लिश में ट्राई कीजिए आज, ठीक है, इसको आज इंग्लिश में ट्राई कीजिए, या फिर चलिए एक बार हिंदी से देख लीजिए। वैसे हम सोच रहे आपकी इंग्लिश थोड़ा सही करने के लिए हमें थोड़ा इंग्लिश कभी कभी आपको देना चाहिए, और इसे समझाते भी है ना, ऐसा नहीं। तो इंग्लिश में देखिए क्या है क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी, ठीक है, इंडियन जुडिशरी रेस्पेक्ट में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट आपको देखने, क्या स्टेटमेंट सुन लीजिए। स्टेटमेंट ये है, पहला है, दूसरा है, दो ही स्टेटमेंट है, और दोनों का बोला है क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोला कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी रिटायर्ड चीफ जो जजेस है, इसको फिर से बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जो सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश, उसकी तरफ से, लेकिन लेकिन विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के परमिशन के बाद। याद कीजिए आर्टिकल वो अपना 128, अनुच्छेद 128 याद कीजिए, जिसमें ये बातें बोली गई। तो अब जब ये न्यूज में है, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए, आपको आर्टिकल अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो प्रोविजन है, जो प्रावधान जो जो आर्टिकल्स में लिखे गए वो तो याद होने चाहिए ना। वो भी याद है तो कहीं कहीं आप ये स्टेटमेंट सही कर देते हैं, यस ये आपका सही है। दूसरा आते हैं, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। जिससे सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो जजमेंट को वो समीक्षा कर लेता है, रिव्यू कर लेता है। तो उसी तरीके से क्या हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि अपने ही जजमेंट, दिए हुए जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है या समीक्षा कर सकता है। यस, कहाँ से मालूम चलता है ये, तो ये हमारा 100 आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 ये बातें करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू करता है, सुप्रीम कोर्ट ये आपका आर्टिकल 137 से करता है, ठीक है। तो ये तो बात सच है, तो दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया 2021 का, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब सी का स्टेटमेंट सही हो गया। इंग्लिश बहुत टफ भी नहीं है ना, इंग्लिश बहुत टफ भी नहीं है, जैसे कि अभी हमें ये क्वेश्चन दिए, तो कल हो सकता है कि जैसे हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम में, तो अब तो लाइव नहीं है, लेकिन जिस टाइम आप क्लास देखेंगे तो उस टाइम ये क्लास के टाइम में, खास कर क्वेश्चन टाइम में हम लाइव रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और उस टाइम में हम देखेंगे कि आपका रिएक्शन क्या होता है, आप क्या रिएक्शन देते हैं, खासकर ऐसे क्वेश्चन जब इंग्लिश में देते हैं, और कहीं आपसे हिंदी में बात डील करते हैं ना, तो आपकी भी तो अच्छी है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज वो भी सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक दिव्या नाम की एक लड़की है, हमें पता नहीं था कि वो मतलब मेरे बगल में ही रहती है। अब वो पूरा ढिंढोरा पीटे जा रही है, वो यहाँ ऑफलाइन क्लास में भी आके, मतलब ये ऑनलाइन क्लास में आके, सर मेरे पड़ोसी से, मैं पड़ोसी हूँ, मतलब एक दिन उनका हम ऑब्जर्व किए कि ये क्या लिखे जा रही है। तो मतलब ये ठीक बात, उन्हें पता कुछ दिन से नहीं था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया ना, तो वो बड़ा ढिंढोरा पीट रही है। तो ढिंढोरा ना पीटे, अगर आप दिव्या मिश्रा अगर आप क्लास में है तो आप कृपया ऐसी गलती ना करें, ठीक है। मतलब सर का पड़ोसी होना, आप इसको ढिंढोरा पीट के आप बता रहे सबको ना। चलिए आगे अगला आर्टिकल हम बात करते हैं, केरल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक। क्या ये पूरा विधेयक, इसको समझते हैं। आपने देखा हो कि गवर्नर के को लेकर, राज्यपाल को लेकर, और कहीं न कहीं जो असेंबली को लेकर, यानी कि सरकार को लेकर, केरल सरकार को लेकर अभी कुछ 1-2 महीने से मतलब टसल चल रहे हैं। किसको लेकर टसल चल रहे हैं? खासकर विश्वविद्यालय में वहाँ पर वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर ये आपका टसल चल रहा है।
अब एक ना सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि सर ये अभी फिर से क्यों आ गया? हुआ क्या था, छोटी सी कहानी हम सुनाते हैं। हुआ ये था कि वाइस चांसलर देखिए जो राज्यपाल थे ना, आरिफ मोहम्मद खान केरल के, अभी भी है। तो उन्होंने क्या किया कि वाइस चांसलर को अपनी मर्जी से, जो रिटायर्ड हो गए थे, जो पहले थे वो रिटायर हो चुके थे, क्योंकि उनकी उससे अच्छी बनती थी ना, तो ये भी बोल सकते हैं है ना, जान पहचान नेपोटिज्म वाला जो इशू है, तो इसलिए वो फिर से वो रिटायर्ड जो होने वाले थे उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिए वही वाइस चांसलर के लिए। आप बोलेंगे सर ये तो बताइए पहले, क्या गवर्नर के पास में ये पावर है? यस। स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है ना, स्टेट की यूनिवर्सिटी, स्टेट यानी राज्य का जो विश्वविद्यालय, एक होता है सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो स्टेट वाले में राज्यपाल के पास में ये पावर होता है कि क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो आपका एक्स ऑफिशियो आपके चांसलर होते हैं। एक्स ऑफिस चांसलर मतलब क्या हुआ कि जो उस स्टेट का राज्यपाल बनेगा वो ऑटोमेटिक उस यूनिवर्सिटी का वो चांसलर बन जाएगा। तो चांसलर के पास में ये पावर होती है कि वो किसी भी जो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का, और वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए कोई नीव कर रहा है नीव, तो उसके लिए 2 से 3 लोगों का पैनल होता है, पैनल। और वो पैनल कुछ नाम को सजेस्ट करता है, और नाम को सजेस्ट करने के बाद में चांसलर जो होते हैं उस नाम को आगे अपॉइंट करते हैं। तो ये पैनल भी वहां पर काम नहीं आया, और यहाँ पर डायरेक्ट जो गवर्नर थे वो अपनी साइड से रिटायर्ड जो होने वाले थे उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिए। ये गुस्सा आया किन्हें? तो केरल की सरकार को, और उन्होंने ये कहा कि आपके पास ये तो पावर है नहीं, ठीक है। और ये चांसलर वाला जो प्रोविजंस है ये तो बाद में आया है ना, ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं, पहले बात नहीं, पहले बात तो ये हमारे संविधान में कि गवर्नर एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन सॉरी चांसलर होंगे, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है। पहली बात, क्योंकि एक यूपीएससी यही फोकस करती है कि ऐसी जो बातें हैं ना, ये आपके संविधान में लिखा हुआ है, तो ये बातें लिखी हुई नहीं है। ये बाद में ये बोल सकती है एक एक्स्ट्रा बर्डन है किन के ऊपर? गवर्नर के ऊपर, है ना। और एक अच्छी बात पता क्या है कि गवर्नर को लेकर, अभी हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, गवर्नर को लेकर ये बातें बोली जाती है कि ये जो गवर्नर है ना बेसिकली, तो ये इनके पास जो पावर है चांसलर का, ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से ये नियुक्ति कर सकते हैं। इनके से क्या होता है कि आपको एज गवर्नर को जो स्टेट उस राज्य की जो कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट, तो उनके यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके एड एंड एडवाइस से काम करना होता है ना। कुछ भी वो काम करे उनके एडवाइस से। लेकिन यहाँ पर एज ए चांसलर वो गवर्नर के फॉर्म में काम करेंगे, लेकिन एज ए चांसलर के फॉर्म में वो कंप्लीटली वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से बिना पूछे, नो एड एंड एडवाइस के बिना भी वो काम कर सकते हैं, और वही इन्होंने किया। बाद बाकी हुआ ये कि स्टेट ने अपने साइड से ये कहा कि भैया ये चीजें ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते ऐसा। एक ही पर्सन को फिर से कर दिए, मतलब क्या आपका बन रहा है तो आप किसी को भी कर देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आप ये जो पावर है ना कि चांसलर ही वाइस चांसलर को अपॉइंट करेगा, इसको आप ना हटा दीजिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया आपके पास में पूरा सदन है, ठीक है, बोल सकते हैं कि स्टेट असेंबली है, विधानसभा, आप हटाइए इसको कानून लाके। तो स्टेट सरकार ने कहा कि आप भी तो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक है, आप भी हटाइए ऑर्डिनेंस इशू। जो क्या बोलते हैं राज्यपाल, वो किस आर्टिकल से करता है ये थोड़ा कमेंट कर देंगे जब हम लाइव, आप जब ये क्लास चलेगी तो हम देखने वाले। वैसे प्रेसिडेंट का 1 2 3 होता है, इनका बता दीजिए कितने आर्टिकल होता है। तो इन्होंने ये कहा कि ऑर्डिनेंस भैया हम ही ऑर्डिनेंस खुद के लिए हटने के लिए करेंगे, इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने भी ऑर्डिनेंस के लिए बोला स्टेट कैबिनेट रिजॉर्ट्स द रिक्वेस्ट द गवर्नर हिमसेल्फ टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस रिमूविंग हिम फ्रॉम द पोजीशन। तो यहाँ पर इसके इम्पैक्ट में क्या कहा, द गवर्नर विल बी डाइवेस्टेड ऑफ हिज पावर्स एज चांसलर एंड विल बी केप्ट अवे फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी गवर्नेंस। साफ साफ ये बोला गया कि अगर ये ऑर्डिनेंस बन जाता है तो इस ऑर्डिनेंस के बनने के बाद में जो गवर्नर होते हैं जो कि एक चांसलर है, वो हर एक एक्टिविटीज, हर एक जो विश्वविद्यालय की जो गवर्नेंस है, जो शासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे वो दूर रहेगा। ये लेकिन इन्होंने किया नहीं, ये भी चालाक थे, इन्होंने किया द स्टेट्स रीजनिंग। अब इन्होंने क्या बोला, पुंची कमीशन का एक हवाला देते हुए कहा, पुंची कमीशन अभी आई होप के नाम सुने होंगे आप। तो पुंची कमीशन के रिगार्डिंग से बोला गया कि भैया पुंची कमीशन में ये साफ साफ बोला गया कि दैट स्टेट्स डेसिस्ट फ्रॉम बर्डनिंग गवर्नर्स विद द चांसलर्स रूल। साफ साफ बोला गया कि जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन होता है किस चीज का, तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये जो चांसलर है वो एक्स्ट्रा बर्डन है किनके ऊपर, तो गवर्नर के ऊपर।
इसमें क्या बोले सुन लीजिए, had recommended that states desist from burdening governors with the chancellor's rules। अगर स्टेट गवर्नर के पास में एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है तो स्टेट इनकी जो राज्य है वो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? कानून लाके, ठीक है। अब उनके पास में चांसलर का रूल है तो चांसलर को हटाने के लिए स्टेट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। उसी के लिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका आर्टिकल है, केरल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक इन्होंने लाया, ताकि जो चांसलर है यानी कि जो एक्स ऑफिसियो चांसलर बोल सकते हैं इनकी गवर्नर, इनका जो रोल है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का ये छीन जाए। अपने एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है लेकिन हम चाहते पहले इसको पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। हाल ही में केरल विश्व विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय के शासन के संबंधित कानूनों में संशोधन करने और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में यानी कि चांसलर के रूप में राज्यपाल को हटाने के लिए विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित किए हैं। ठीक है, पेपर जो में कवर कर लेंगे इसको, लेकिन कुछ हम लोग फैक्चुअल चीजें हम बात कर लेते हैं। गवर्नर चांसलर होते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से चीजों को अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। सारा खेल वीसी का है, वाइस चांसलर का सारा खेल है, ठीक है। तो एक बोल सकते हैं विनियम है यानी कि यूजीसी विनियम यानी कि बोल सकते हैं कि रेगुलेशंस 2018 में। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये तो है, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो क्या बोलते हैं जो गवर्नर है या जो चांसलर है वही सेम चीज है, ठीक है। ये अपॉइंट करेंगे किनको? तो ये अपॉइंट करेंगे वाइस चांसलर को, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हो रही है जो स्टेट विश्वविद्यालय यानी राज्य का जो विश्वविद्यालय है ये कौन से लिस्ट में आएगा कौन से नहीं में आएगा, तो ये समवर्ती सूची में आता है पहली बार। और समवर्ती सूची में आता है स्टेट का विश्वविद्यालय, लेकिन जो सेंट्रल विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बोलते हैं आप, तो वो आपका जो सेंटर उसका लिस्ट में आएगा। लेकिन स्टेट वाला समवर्ती, तो समवर्ती में क्या होता है कि स्टेट भी और जो सेंटर दोनों कानून बनाते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी यानी कि आप बोल सकते हैं इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी अपनी कुछ रेगुलेशंस को इम्पोज कर सकता है। होता क्या सुन लीजिए, अगर केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर जो रेगुलेशंस किन की चलेगी, तो यूजीसी की चलेगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। लेकिन अगर यहाँ पर राज्य का विश्वविद्यालय है, तो राज्य वाले में यहाँ पर दोनों चलेगा, यानी कि देखिए इसमें तो ये चल रहा है लेकिन इसके लिए राज्य का भी चलेगा, ठीक है, राज्य का भी और प्लस यूजीसी का भी। लेकिन यूजीसी वाला जो है ना यहाँ बाइंडिंग नहीं होगा, यूजीसी की बातें यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगी कि आप यूजीसी ने जो कहा ऐसा नहीं कि हमें मेरे ऊपर बाध्य ही होगा, बाध्य नहीं होता है। लेकिन हाँ उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उन्हें लगता है कि हम ये सही है तो फॉलो कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी, ये लाइन भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट इससे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये भी आप देख पा रहे हो 3-4 महीने से ये मुद्दा आपके करंट में बना हुआ है, ठीक है। अब एक चीज सुन लीजिए, 2009 में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम आया था इसके अकॉर्डिंग पता है क्या, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है ना ये अब स्टेट में चांसलर कौन होते हैं? आपकी गवर्नर। तो पूरे सेंटर में सेंट्रल केंद्र की बात करें उसमें कौन होगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को क्या चांसलर बोलते हैं? नहीं, चांसलर वो नहीं होते हैं। दो टर्म यूज करते हैं, कौन सा सुनिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं है, यहाँ लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। एक होता है विजिटर, एक होता है विजिटर। तो प्रेसिडेंट विजिटर है, ध्यान सुने, राष्ट्रपति एक विजिटर है और ये विजिटर एक चांसलर को अपॉइंट करते हैं। मतलब चांसलर कोई और होता है, वो भी एक टिटुलर हेड होता है, मतलब नाम मात्र वो हेड होता है। और वही फिर वही चांसलर वो अपनी अब एक सौ क्वेश्चन फिर उठता है, क्या वो चांसलर वीसी को अपॉइंट करेगा? नहीं। तो ये विजिटर यानी कि जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही चांसलर को अपॉइंट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, यही राष्ट्रपति या विजिटर ये वीसी को भी अपॉइंट करेगा। सेम तरीका इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है? 2009 के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में लिखा हुआ है। इसमें साफ से ये भी बोला गया कि जो वाइस चांसलर है जिनका अपॉइंट किया गया राष्ट्रपति की तरफ से जो कि एक विजिटर है, तो ये भी कैसे हो रहा है? एक पैनल होगा, वो भी दो से तीन लोगों का पैनल होगा, यानी 2 से 3 लोग उसमें होंगे इस पैनल में। वो कुछ नाम को सजेस्ट करेंगे और फिर यहाँ राष्ट्रपति इनको फिर अपॉइंट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन फिर से बन सकता है यहाँ पर, क्या ये जो अपॉइंटमेंट जो पैनल जो नाम सजेस्ट करते हैं जो 2 से 3 लोगों का पैनल है, तो क्या उनकी जो बातें हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है क्या वो बाइंडिंग होगी, बाध्य होगी राष्ट्रपति के ऊपर? नहीं। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे, अगर वो पर्सन राष्ट्रपति को पसंद नहीं आ रहा है तो ये बोल सकते हैं कि हमें भाई दूसरा नाम दो। मतलब ये बाइंडिंग नहीं है, लीगली ये बाइंडिंग नहीं है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको यहाँ फोकस करना, जो चीज हम बोले ये वन टाइम में समझ में अगर किसी लोग को नहीं आता है, हो सकता है क्योंकि हमें भी ये टॉपिक समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आई होप कि इसको जितना आसान बना के आप तक पहुंचाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप एक बार ना समझें, दोबारा देखिए यूट्यूब में फ्री पड़ा हो,
लेकिन दोबारा देख के नोट्स बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम के टाइम में रिवीजन में दिक्कत होगा। एक कमेटी थी, एम आनंद कृष्णन कमेटी। इन्होंने खासकर ये कहा कि जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे स्टेट हो चाहे आपका केंद्रीय हो, इनको कुछ ऑटोनॉमी दो, स्वायत्ता दो। ऐसे स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? जब भी आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ जाए जहां पर ऑटोनॉमी की बात की जाए, तो ऑटोनॉमी या एजुकेशन की बात की जाए, या फिर जो यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वहां पर ये वाला जो कमेटी का नाम बिल्कुल आप कोट कीजिए। उसके बाद पुंची कमीशन के बारे में आपको तो मालूम है, पुंची कमीशन ने भी साफ साफ यही कहा था कि जो गवर्नर है, इनके ऊपर जो चांसलर का जो रोल दिया गया है, ये एक्स्ट्रा बर्डनिंग वाला पावर है। यानी कि ये पावर संविधान देता नहीं है। पहले हम बोल रहे चांसलर का जो पावर है, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि वो चांसलर बनेंगे, ठीक है। ये तो बोल दिया गया आगे, ये सब जो रूल्स है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजीसी नियम, ठीक है, उसमें ये बोल दिया गया। वैसे होता नहीं इस तरह का, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ना। ये क्या उसे बोल सकते हैं, कोई स्टैट्यूटरी क्या बोलते हैं, स्थानीय, पता नहीं चल रहा मैं हिंदी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस निकाय का है। आगे चलते हैं इसी आर्टिकल की बात। अच्छा, इसमें तो हो गया पूरा आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है ये आपका बेसिकली गुड गवर्नेंस को लेकर है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि 19 तारीख से लेकर 25 तारीख, जब ये लेक्चर चल रहा होगा तो आई होप कि 21 22 है ना, 22, तो 22 तारीख अगर है तो ये 19 से 25 के बीच में, तो इसी बीच में हम लोग इसको डिस्कस भी कर लिए। तो इस दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, ये दूसरा, पहला हो चुका है, ठीक है, दूसरा सुशासन सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गुड गवर्नेंस का जो टॉपिक पेपर 2 में भी आएगा, पेपर 4 में भी आएगा। पेपर 4 एथिक्स वाले में आता है, इवेंट की पेपर 2 में कहाँ आएगा, तो गवर्नेंस चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। जो सार्थक बैच है उसमें गवर्नेंस का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें गुड गवर्नेंस की बातें भी हम कर रहे हैं। तो वहां से भी आप चीजों को, जो लोग सार्थक बैच पे हैं वहां भी जुड़े, वहां भी चीजों को देखने की कोशिश करें। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट रहा, लेकिन इसमें बोला गया 5 दिवसीय सुशासन सप्ताह के दौरान ऑनलाइन वितरण के लिए 3100 से अधिक नई सरकारी सेवा जोड़ी जाएगी। मतलब इसमें कुछ अचीवमेंट बोला गया, ठीक है। मतलब कि इस 5 दिवसीय के लिए, 5 दिनों के लिए जो भी ये बेसिकली सप्ताह होगा, इसमें 31 से 100 से भी ज्यादा अधिक नई सरकारी सेवा, न्यू गवर्नमेंट सर्विस इसमें ऐड की जाएगी। 3100 से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट हमें डिस्कस करना है। देखिए गुड गवर्नेंस के बारे में ये जानते हैं कि गुड गवर्नेंस जो बेसिकली इसके 3 कॉम्बिनेशन है, यानी कि 3 चीज से मिलकर बना होता है। जब तीनों चीजें सामने होती है, एक साथ होती है, तब उसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस। इसको ध्यान सुनेंगे क्या होता है। अभी आगे हम पॉइंट और बात करेंगे कि जब भी आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, आप जब भी कुछ ऐसी योजना या कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है, यानी परफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आप बोल सकते हैं कि, और ये चीजें होगी प्लस ओपननेस, खुला हो, ठीक है, कोई भी चीजें, चाहे सरकार की योजना हो, चाहे उस सरकार के कोई भी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, ओपननेस हो, इंटीग्रिटी और अखंडता हो। इसके बाद ये भी दोनों सामने आए, और इफेक्टिव कोलैबोरेशन। इफेक्टिव क्या होता है सुन लीजिए, बाद में पानी पिएंगे। अगर हम बोले कि नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सरकार, ऑपोजिशन पार्टी, पब्लिक, आम जो जनता है, ठीक है, ये लोग इफेक्टिवली, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, सभी लोग जुड़ गए इसमें, पब्लिक से लेकर हर एक, सरकार से लेकर एनजीओ से लेकर सिविल सोसाइटी, हर लोग जुड़ गए इसमें। तो ये क्या, इफेक्टिव कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट हुए ये लोग आपस में आके। जब ये तीनों एक साथ जब काम करता है, कौन सा, तो परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस, यानी कि जो आप योजना बना रहे हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम नाम के लिए योजना है, कोई उसमें परफॉर्मेंस नहीं, कुछ एक्शन नहीं, तो ये नहीं। ये ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, इफेक्टिव कोलैबोरेशन, ये तीनों साथ में काम करें तो उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। एक तो ये हो गया, आई होप कि ये चीजें थोड़ी दिमाग से उड़ गई होगी, कोई बात नहीं, दूसरा भी है। देखिए गुड गवर्नेंस, एक पहले तुम यहाँ बात कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ आते हैं। गुड गवर्नेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन सुन लीजिए। गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसमें कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन, क्रियान्वयन बोल सकते हैं। यानी कि गुड गवर्नेंस को शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं इसको कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। शॉर्ट में इतना काम चलेगा, हाँ यस, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतना। और कहीं ना कहीं सरकार ने भी अपना एक मंत्र, एक स्लोगन दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या इसका मतलब होता है कि मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो कैबिनेट में जो कम से कम 70 का जो कैपेसिटी है ना, वो कम हो, ठीक है, लोग कम हो, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नेंस है, सुशासन है, वो ज्यादा अच्छे से हो, लोगों की जो जस्टिस है, जो न्याय है, उनको मिले,
हर एक जो बोल सकते हैं कि जो जनजाति समाज के इनकी जो समस्या है इनकी सुनी जाए। पब्लिक डिसीजन मेकिंग जो होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेट करे, खासकर लॉ मेकिंग प्रोसेस में, कानून के निर्माण में। हर एक जो नागरिक है इनको एक फीलिंग सी हो की इक्वालिटी वाली फीलिंग, इसके पास जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा हो। और सरकार की हर एक योजना में कहीं ना कहीं जो पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए। तो हम ये कह देते हैं कि ये आपका न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। अब एक गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए? जन शिकायत का निवारण होना चाहिए, ऑनलाइन सेवा होनी चाहिए, है ना? मतलब जो चीजें पब्लिक के काम को आसान करे और एक पारदर्शिता बना के रखे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सरकार के फिक्स हो, चेक्स एंड बैलेंसेस हो। हर एक जो निचले तबके का जो लोग हैं, यहाँ तक भी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनके फायदा वहां तक ही पहुंचे। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे आपके अदर फील्ड हो। सेवा वितरण आवेदनों का निपटान, यानी कि आप बोलते ग्रीवांस डिस्पोजल ऑफ सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशन, ये होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार ने इसके लिए पता है 2000 सॉरी आपका टाइम था इसी 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब सरकार ने जब ये खासकर नारा दिया, ठीक है, स्लोगन दिया, तो उस टाइम में सरकार ने 2000 से अधिक जो अधिनियम थे, छोटे छोटे अधिनियम, जैसे एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, वेस्ट बंगाल एक्ट हो गया, हर तरह के छोटे मोटे एक्ट थे, अधिनियम थे, उसको मतलब कैंसिल आउट करके 2000 को निरस्त किया गया। ये किस दिशा में काम थी? तो सरकार क्या बोल सकते हैं कि ये गुड गवर्नेंस के दिशा में काम। जितने सारे एक्ट, उतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी, उतनी सारी बोल सकते हैं झमेला बहुत, तो इसको निरस्त किया गया। डिजी लॉकर हो गया, जो कि आप यूज करते होंगे। आरटीआई अधिनियम आपने सुना भी होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। स्वामित्व योजना हो गया, मिशन कर्मयोगी हो गया। ये सब जो है ना सरकार के स्टेप्स है, जो कि कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की दिशा में है। थोड़ा हम और बात कर लेते हैं कि यस, गुड गवर्नेंस के कौन कौन से इसके एडवांटेज है, क्या इसके एप्लीकेशन है। तो इसके एडवांटेज की बात, गुड गवर्नेंस जो कि एक रिस्पॉन्सिव होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता इसमें होती है। अकाउंटेबल, आप कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होते हैं। एफिशिएंट भी होता है, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, यानी कि आप जहां रूल का फॉलो करते हैं, कानून के जो आप फॉलो करते हैं। इनक्लूसिव, आप सबको लेके चलते हैं, एक पब्लिक प्राइवेट, रिच पुअर, सबको आप लेके चलते हैं। आप पार्टिसिपेटरी, हर एक मतलब एक के बोल सकते हैं कि हर एक लोग, कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये वाली चीजें होगी। कंसेंसस ओरिएंटेड, यानी कि हर एक की बात आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी बात को सुन के उसके बाद भी डिसीजन आप ले रहे हैं, ये वाली भी चीजें होती है। तो गुड गवर्नेंस की ये जितने भी पॉइंट, आई होप कि 8-7-8 पॉइंट होंगे। ये जब भी एग्जाम में आए तो इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख देना है, शॉर्ट में, ठीक है। आप पूछें सर इसका हिंदी आप खुद से भी कर सकते हैं, सिर्फ वर्ड लिखना है, उसके हिंदी आ जाएंगे। कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में देख लेंगे। चैलेंजेस है, कुछ ना कुछ समस्या तो है। कुछ समस्या क्या है इसको देख लेते हैं, फिर हम पॉइंट आउट कर देते हैं। देखिए, इल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को लोग लेकर अच्छे से डिफाइंड नहीं है। बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वो लेते नहीं है जो जिनकी है। एक ये हो गया। इन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड मेंबर होना चाहिए, जिनका जिनका साइज जितना बड़ा होना चाहिए, वो बोर्ड मेंबर साइज बहुत छोटा होता है। लो लेवल ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी जो कि हम बोले इसका पार्ट है गुड गवर्नेंस का, वही सबसे निचले लेवल तक होता है। नो रिस्क मैनेजमेंट रिस्क में नहीं होता है, ठीक है। नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ रूल्स एंड टाइमली फॉलो ऑफ रूल्स, रूल्स को फॉलो करने वाले नहीं होते हैं, प्लस फॉलो करने वाले ना, रूल्स को मानने वाले ना फॉलो करने वाले, ये एक पॉइंट हो गया। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वार्ता, ये इसकी गैप होती है। नो स्टेक होल्डर इंटरफेस, बहुत सारे स्टेक होल्डर यानी कि एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, सरकार हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है, इनके साथ में स्टेक होल्डर के साथ में इंटरफेस नहीं हो पाता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है इसकी अंडर यूटिलाइजेशन होती है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और भी समस्या जैसे कि आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक अच्छे से उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसके फिर आप हो गया कि हर एक सेक्शंस को इक्वल जस्टिस मिल नहीं पा रही है। जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, इनकी समस्या को कहीं टैकल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी समस्या, ये तो हम नाम मात्र यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें सही होगी। रहा आगे, तो आगे तो हम इसको कल ही ले जाएंगे, ठीक है। रहा ये एनसीईआरटी का समग्र,
जो कि अभी आपका 24 दिसंबर तक में इसको एक्सटेंड किया गया, तो आप इसको 999 में अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड आपके एनसीईआरटी है। जो कि फीचर्स की बात करें तो उसमें 600 प्लस आवर्स क्लासेस, वर्क बुक्स, पीवाईक्यू क्लास, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाते हैं। और रहा एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन रिगार्डिंग आपको चाहिए कि आप यहाँ पर प्ले स्टोर जाएंगे, सर्च करेंगे एग्जामपुर, आपको एक इंटरफेस मिलेगा एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने नाम को, और इस तरीके से जितने भी फीचर्स हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस हो गया, फ्री प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट हो गए, ठीक है। फिर आपका फ्री पीडीएफ, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, जॉब अलर्ट्स, ये आपको यहाँ मिल जाते हैं। फिर भी कुछ डाउट और क्वेरीज हो तो इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और या फिर कभी कॉल ना लगे तो इसके नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। क्लास कैसा लगा, अच्छा बुरा, अपना फीडबैक जरूर दें। ये फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आप ऑफलाइन फीडबैक जरूर दें, खासकर क्लास के बाद में। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।